भारत कुरान से चलेगा या संविधान से चलेगा? भारत के संविधान में वक्फ नाम का शब्द ही नहीं है। यानी जिन्ना के कानून से वक्फ प्रॉपर्टी हुई 50,000 एकड़, कांग्रेस के कानून से ही वक्फ प्रॉपर्टी हो गई 40 लाख एकड़, 80 गुना बढ़ गई। जो वक्फ बिल संशोधित हुआ है इसमें हिंदुओं को लाभ नहीं होने वाला है। वक्फ बोर्ड की जमीन पे लगभग 55 मालदीव बन जाएगा, 40 लाख एकड़ जमीन है। अंग्रेज तो आके नहीं कह रहे कि जहां माउंट बेटन था, जहां ये वायसराय था, जहां ये लेडी थी, जहां ये थी, ये सारी प्रॉपर्टी क्रिश्चियंस की है। वो ऐसी बता नहीं रहे कि उनके पूर्वजों ने कितनी वक्फ किया। अगर मुझे पैसा दान करना है तो आपकी मैं पॉकेट मार के थोड़ी करूंगा। सही बात है। तो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब को वक्फ का अधिकारी नहीं, क्योंकि 1 इंच जमीन उनकी यहाँ की नहीं थी। हम कागज दिखा के लड़ रहे हैं, तो ये कागज क्यों नहीं दिखा रहे? ये ऐसी क्या बात है कि ये विशेष कौम है भैया, इनको तो न कागज दिखाना न कुछ करना। ड्रग जिहाद चल रहा है। अरे बाप, अच्छा। और इस ड्रग में नपुंसकता और बाजपन की दवाइयां मिलाई जा रही है। नमस्कार, आपका स्वागत है पॉडकास्ट वाला पर। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ अभिषेक कुमार नीलमणि हैं। नमस्कार। इस देश में आज जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है कानून को लेकर के, वक्फ बिल संशोधन को लेकर के, जिसमें कई स्टेट में विवाद हो रहा है, विरोध हो रहा है और उसको वापस लेने की मांग की जा रही है। तो आखिर ये संशोधन क्या है और इस तरह के और कौन से बिल हैं जो इस देश के लिए ज़रूरी हैं, जिनमें बदलाव होना चाहिए, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ PIL मैन, जिनको कहा जाता है, अश्विनी उपाध्याय जी हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है। ये जो वक्फ बिल को लेकर के अभी संशोधन हुआ, उसके बाद जो विरोध चल रहा है, इसकी वजह क्या है? ऐसा क्या है इस बिल में कि विरोध हो रहा है उसमें? नहीं, पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो वक्फ बिल संशोधित हुआ है इसमें हिंदुओं को लाभ नहीं होने वाला है। अच्छा। क्योंकि वक्फ ट्रिब्यूनल आज भी चल रहा है, पहले भी था, आज भी था। इसमें केवल इतना है कि जो कुछ वक्फ माफिया थे, लैंड माफिया, वो कब्जा करके बैठे हुए थे, उनको अब आने वाले टाइम में थोड़ा सा कब्जा छोड़ना पड़ेगा और आम मुस्लिम को इसमें फायदा होने वाला है। तो जैसे 3 तलाक कानून खत्म हुआ, समर्थन किसने किया? हिंदुओं ने। विरोध किसने किया? मुसलमानों ने। और 3 तलाक किसके फायदे में है? मुसलमानों के फायदे में। हाँ। आर्टिकल 370 खत्म हुआ, समर्थन किसने किया? हिंदुओं ने। विरोध किसने किया? मुसलमानों ने। और 370 किसके फायदे में है? कश्मीर के लोगों के, मुस्लिमों। और कश्मीर में 98% कौन है? मुस्लिम। वैसे ही ये वक्फ एक्ट भी समर्थन हिंदू कर रहे हैं, विरोध मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदुओं को इसमें कोई फायदा नहीं है, मुस्लिम्स को इसमें फायदा है। अच्छा। कि उनको थोड़ा सा जो प्रॉपर्टी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है धर्मेंद्र जी कि भारत कुरान से चलेगा या संविधान से चलेगा? संविधान से। नियम तो यही कहता है। तो भारत के संविधान में वक्फ बोर्ड या वक्फ ट्रिब्यूनल तो छोड़िए, WAQF नाम का शब्द ही नहीं है। नहीं है ना। तो ये कहां से? भारत के संविधान में वक्फ नाम का शब्द ही नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। तो कैसे अस्तित्व में? और मैंने इस पे PIL फाइल कर रखा, हमारी PIL चल रही है। अच्छा। 1913 में पहली बार वक्फ एक्ट बना, अंग्रेजों ने बनाया, वो जिन्ना के कहने पे बनाया था। अच्छा। 19 जिन्ना वाला कानून चला 1953 तक, आजाद होने के बाद तक। इस जिन्ना के कानून से भारत ने वक्फ बोर्ड के 50,000 एकड़ जमीन पे दावा ठोका। मतलब आजादी अच्छा। तक। आजादी तक। ठीक है। यानी 500 साल की मुगलों की गुलामी और 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी, कुल 700 साल की गुलामी में वक्फ प्रॉपर्टी कितनी थी? 50,000 एकड़। नेहरू ने जब 1954 में कानून बनाया, इंदिरा ने उसको अमेंड किया, राजीव गांधी ने अमेंड किया, नरसिम्हा राव ने अमेंड किया। ये नरसिम्हा राव वाला कानून 1995 वाला, जिसको हमने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ। फिर मनमोहन सिंह ने अमेंड किया। तो जानते हैं प्रॉपर्टी कितनी बढ़ गई? 40 लाख एकड़। 40 लाख एकड़? यस। हमको तो 10 ही लाख एकड़ पता था, हमने अपनी PIL में 10 लाख एकड़ लिखा हुआ है। लेकिन जब इस पे बहस हो रही थी तो गृह मंत्री जी ने बताया कि 39 लाख एकड़ हो चुकी है। अरे बाप। और उस 39 लाख एकड़ में केरल और बंगाल की सरकार ने अपना डाटा नहीं दिया है, वहां ज्यादा होगी। तो 40 लाख एकड़ लगभग जो अब इस समय वक्फ बोर्ड की कितनी जमीन पे दावा ठोक रखा? 40 लाख एकड़ की जमीन पे। यानी जिन्ना के कानून से वक्फ प्रॉपर्टी हुई 50,000 एकड़,
कांग्रेस के कानून से ही वक्फ प्रॉपर्टी हो गई 40 लाख एकड़, 80 गुना बढ़ गई, 80 गुना बढ़ गई। और अगर आप इसको एरिया वाइज देखिए, मालदीव की राजधानी मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है, यानी वक्फ बोर्ड की जमीन पे लगभग 55 मालदीव बन जाएगा। 40 लाख एकड़ जमीन है ना। सिंगापुर 1,80,000 एकड़, यानी वक्फ बोर्ड की जमीन पे करीब 24-25 सिंगापुर बन जाएगा। बहरीन 1,90,000 एकड़, तो वक्फ बोर्ड की जमीन पे लगभग 22 बहरीन बन जाएगा। हांगकांग 2.5 लाख एकड़, तो यानी वक्फ बोर्ड की जमीन पे 16 हांगकांग बन जाएगा। डेनमार्क 3,45,000 एकड़, तो 13-14 डेनमार्क बन जाएगा वक्फ बोर्ड की जमीन पे। फिनलैंड 3,90,000 एकड़, तो यानी 11 फिनलैंड बन जाएगा वक्फ बोर्ड की जमीन पे। मॉरिशस 5 लाख एकड़, यानी भारत में वक्फ बोर्ड ने जितना दावा ठोक रखा है उस पर 8 मॉरिशस बन जाएगा। लग्जमबर्ग 6 लाख एकड़, साइप्रस 8 लाख एकड़, जॉर्जिया 9 लाख एकड़, और वक्फ बोर्ड की जमीन 40 लाख एकड़। अब ये जमीन बढ़ी कैसे? कह रहे हैं कि जहां ये बाबर का घोड़ा घास खाता था ये वक्फ प्रॉपर्टी हो गई, जहां औरंगजेब घूमता था वो वक्फ प्रॉपर्टी हो गई, जहां पे ये खिलजी यहाँ गया वहां गया, हुमायूं यहाँ, सब वक्फ प्रॉपर्टी। अगर उस फार्मूले से आप देखिए तो वर्तमान जो एशिया है ना, इस पे भगवान राम राज किया करते थे। बिल्कुल। ये किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, सब भगवान राम राज किया करते थे। जावा सुमात्रा तक सब। जावा सुमात्रा तक। हाँ। ठीक है, भारत को उधर ही भेजा हुआ था। भारत को उधर ही भेजा हुआ था, वहीं भेजा ठीक था। है। हाँ। फिर तो पूरा का पूरा ये 25 देश हिंदुओं का होना चाहिए, अगर वही रूल है, अगर वही रूल है तो फॉर्मूला वही फॉर्मूला। अगर चलो ठीक है, राम बहुत पीछे हो गए और नजदीक आ जाओ, 5,500 साल पहले लगभग इतने देशों पे युधिष्ठिर ने भी राज किया। हाँ जी, हाँ। वो भी चक्रवर्ती नरेश थे, वो भी इन्होंने राजसूय कराया था। गंधार अफगानिस्तान हाँ, तक सब। हाँ। तो फिर तो तब भी हिंदुओं का होना चाहिए। और चलो ठीक है, और पास में आ जाओ, 2,500 साल पहले आ जाओ, चंद्रगुप्त पे आ जाओ। हाँ। तो चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान पे राज किया, पाकिस्तान पे किया, बांग्लादेश पे किया, मालदीव पे किया, भारत तो था ही था, आपका म्यांमार पे था, लंका में था, तो करीब 12 देशों पे तो चंद्रगुप्त ने भी राज किया था, वर्तमान के समय 12 देश में। तो उसके हिसाब से हिंदू, फिर तो सारी प्रॉपर्टी हिंदू को होनी चाहिए। अच्छा चलो, आप दूसरा फार्मूला लो। आप कह रहे हो कि नहीं, संविधान के अनुसार शासक बदलता है तो सत्ता हस्तांतरण होता है। उस फार्मूले से मुगलों को हटाया अंग्रेजों ने, तो सत्ता ट्रांसफर हो गई अंग्रेजों के पास, तो पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई अंग्रेजों के पास। बिल्कुल। अंग्रेज तो आके नहीं कह रहे हैं कि जहां माउंट बेटन था, जहां ये वायसराय था, जहां ये लेडी थी, जहां ये थी, ये सारी प्रॉपर्टी क्रिश्चियंस की है। पूरा लुटियन जोन क्रिश्चियंस का, सारे लुटियन जोन क्रिश्चियन का है, सारे चर्च क्रिश्चियन। राष्ट्रपति भवन भी। हाँ, राष्ट्रपति भवन भी। सही बात है। फिर तो अंग्रेजों को दावा ठोकना चाहिए, हाँ। सारे चर्चेस को दावा ठोकना चाहिए, सारे क्रिश्चियंस को दावा ठोकना चाहिए, भैया पूरा पूरा भारत हमारा है। और भारतीय क्यों, पाकिस्तान भी उनका है, फिर तो बांग्लादेश बांग्लादेश भी उन्हीं का है, क्योंकि उन्होंने तो वहां भी राज किया था। सत्ता हस्तांतरण के बाद ये सच है, मालिकाना हक ट्रांसफर होता है। अच्छा। तो 1950 में, 1950 क्यों, 1935 में ही जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, सारा का सारा सत्ता हस्तांतरण शुरू हो गया। और जब 26 जनवरी 1950 को ट्रांसफर संविधान लागू हो गया, हाँ। तो पूरी संपत्ति तो राष्ट्रपति के पास चली गई। चाहे वो बाबर की जमीन थी, चाहे हुमायूं की थी, या किसी की थी, जो भी जमीन थी, जो कुछ राजाओं की जमीन थी, वो राजा टू राजा ट्रांसफर हुई। तो जो मुगल राजा थे उनसे अंग्रेज राजा के विक्टोरिया, और विक्टोरिया के बाद राष्ट्रपति। फार्मूला तो ये होता है। दूसरी बात आप समझिए जरा, मुस्लिम बना कौन? जो जजिया नहीं दे पाए, यानी गरीब हिंदू कन्वर्ट हुए। जो गरीब नाई था, गरीब धोबी था, गरीब हरिजन था, गरीब सरोज था, गरीब पाल था, गरीब गडरिया था, जो भी गरीब था, गरीब तेली था, वो कन्वर्ट हुआ। गरीब सब्जी बेचने वाला का काम करने वाला। तो कन्वर्ट होते ही उसके पास इतनी कैसे जमीन आ गई कि वो धड़ाधड़ उसने वक्फ करना शुरू कर दिया। वो ऐसे ही बता नहीं रहे कि उनके पूर्वजों ने कितनी वक्फ किया। सक्षम आदमी है ना, मदनी साहब सक्षम आदमी, वो बता नहीं रहे कि हमारे पूर्वजों ने कितना वक्फ किया। और भी जितने हैं, चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी हैं, चाहे वो मोहम्मद जावेद हैं, इमरान मसूद हैं, या आपका अमानुल्लाह खां है, इसमें कोई भी नहीं ये नहीं बता रहा है कि हमारे पूर्वजों ने 1 एकड़ 2 एकड़ 2 बिस्वा 1 बिस्वा जमीन वक्फ किया, कितना, कोई बताने के लिए तैयार नहीं। जो सक्षम है वो बता नहीं रहे। गरीब जो है वो वक्फ कर ही नहीं सकता, उसके पास कुछ है ही नहीं बेचारे के पास। तो कहां से आ गई? वो हुई कैसे? 40,000 एकड़। और वैसे भी वक्फ जो है, वक्फ
अरबी वक्फ शब्द हो गया, अरबी हिंदी में हम दान कहते हैं, अंग्रेजी में उसको चैरिटी कहते हैं। ठीक है, दान चैरिटी वक्फ अपनी जमीन की जाती है ना। अगर मुझे पैसा दान करना है तो आपके मैं पॉकेट मार के थोड़ी करूंगा। सही बात है। अगर मुझे कोई एम्बुलेंस दान करना है तो मैं आपकी एम्बुलेंस चोरी करके तो किसी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस थोड़ी चोरी करके दान करूंगा। अगर मुझे जमीन दान करना है तो मैं अपनी दान करूंगा, आपकी नहीं करूंगा। बिल्कुल। अगर इस फार्मूले से देखिए वक्फ को, अगर मतलब वक्फ की पवित्रता को देखिए, दान शब्द की अगर गंभीरता को देखिए, भैया भारत में तो अंगदान की परंपरा रही है। जमीन दान तो छोड़िए, हमारे देश में तो सदियों से, आदिकाल से। तो अगर अंगदान करते हैं तो अपना ही अंग करते हैं, दूसरों को थोड़ी। आंख दान करना है, किडनी दान करना, जो भी करना अपना ही करते हैं, दूसरों को मार के थोड़ी दान कर देते हैं। बिल्कुल। अगर वक्फ शब्द या दान शब्द और चैरिटी की गंभीरता के साथ देखिए तो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी और औरंगजेब को वक्फ का अधिकारी नहीं, क्योंकि 1 इंच जमीन उनकी यहाँ की नहीं थी। वो लेके थोड़ी आए जमीन, न वो लेके आए, न किसी ने उनको खुशी खुशी दिया। और जब मुगलों को वक्फ का अधिकार नहीं तो उनके नवाब, उनके जमींदार, उनके जागीरदार, उनके तिमारदार, उनके रजाकार, उनको वक्फ प्रॉपर्टी कैसे होगी? उनको भी वक्फ का अधिकार नहीं। बिल्कुल। सक्षम बता नहीं रहे, उनको अधिकार नहीं था, तो पूरा खेल चल कैसे रहा? खेल शुरू हुआ 1954 वाले नेहरू के कानून से। अच्छा। सड़क किनारे, नदियों के किनारे, पहाड़ियों के किनारे, बस स्टैंड के किनारे, रेलवे के किनारे, जहां जहां मन किया उन्होंने चुपचाप उसको वक्फ डिक्लेयर कर दिया। वही चोर, वही दरोगा, वही जज, उन्हीं का ट्रिब्यूनल। और आज भी वर्तमान कानून आने के बाद भी अभी मामला संवैधानिक नहीं हुआ है। अच्छा। क्यों? अच्छा, जो बदलाव हुआ उसके बाद भी ना एक होता है बोर्ड, एक होता है ट्रिब्यूनल। बोर्ड तो हर जगह होता है, इवन कंपनी चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। ठीक है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई झगड़ा होगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थोड़ी अपना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अपना ट्रिब्यूनल नहीं होता। नहीं, मुकदमा जज जो फैसला चलेगा वो कॉमन कोर्ट में, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। भारत में एक भी ट्रिब्यूनल मजहब के आधार पर नहीं है एक्सेप्ट वक्फ ट्रिब्यूनल। उनका खुद का ट्रिब्यूनल भी है। भारत का संविधान कहता है मजहब के आधार पे कोई ट्रिब्यूनल कुछ हो ही नहीं सकता। और 23 अगस्त 1948 को जब चर्चा हो रही थी और कुछ लोगों ने कहा कि हमको थोड़ा विशेष सुविधा दे दो, तो सरदार पटेल ने कहा था मजहब के आधार पे विभाजन हो चुका है, जाओ वहां चले। जिनको विशेष दर्जा चाहिए तो जा चुके हैं, जो पाक नापाक सोच रखने वाले थे सब चले गए, जिनको शरिया चाहिए था वो भी चले गए। अभी भी रास्ता खुला नहीं है। 23 अगस्त 1948 को ये संविधान सभा में उन्होंने कहा है, अभी भी रास्ता नहीं खुला है। कुछ भी अगर विशेष चाहिए तो चले जाओ, यहाँ तो सबके लिए एक नियम कानून रहेगा, एक देश एक विधान रहेगा। फिर उन्होंने बोला नहीं, हमको साहब थोड़ा अपना स्कूल खोलने का अधिकार दे दो, तो आर्टिकल 30 की बात हुई। हमको थोड़ा त्यौहार मनाने का अधिकार दे दो, आर्टिकल 20 ने बोला त्यौहार मनाना, अलग बात। मजहब के आधार पे बोर्ड, मजहब के आधार पे मंत्रालय, मजहब के आधार पे वजीफा, मजहब के आधार पे लोन, मजहब के आधार पे ट्रिब्यूनल, मजहब के आधार पे नियम, मजहब के आधार पे कानून तो हो ही नहीं सकता। तो ये सब कैसे गोरख धंधा चल रहा है? बस गोरख धंधा आज भी चल रहा है। और आज भी मैं पूछ रहा हूं, मजहब के नाम पे आपका मंत्रालय है। आज भी मैं पूछ रहा हूं कि चलो एक बार सारी माइनॉरिटीज के लिए कोई एक कानून होता तो भी बात समझ में आती है। अरे वक्फ बोर्ड तो सारे माइनॉरिटीज के लिए भी नहीं है। भाई बौद्ध भी माइनॉरिटी है, उनके पास तो बौद्ध बोर्ड नहीं है। जैन है, जैन माइनॉरिटी, उनके पास तो जैन बोर्ड नहीं है। सिख है, सिखों के पास सिख बोर्ड नहीं है। ईसाइयों के पास ईसाई बोर्ड नहीं है। यहूदियों के पास यहूदी बोर्ड नहीं, बहाइयों के पास बहाई बोर्ड नहीं। तो केवल मुस्लिम के लिए अपना वक्फ बोर्ड क्यों? और बोर्ड तो चलो ठीक है, समझ में आता है, एक बार चलो कर भी दो। ट्रिब्यूनल क्यों होना चाहिए? ट्रिब्यूनल तो कोर्ट का काम करती है। तो मजहब के आधार पर कोर्ट कैसे हो सकती है? इसलिए अभी भी जो कानून आया है वो पूरी तरीके से संवैधानिक नहीं है। इसलिए हमारी जो लड़ाई है वो चलती रहेगी। हमारा ये मानना है कि जो 50,000 एकड़ जमीन थी वो हो गई सीधे सीधे राष्ट्रपति की, क्योंकि वो मुगलों की प्रॉपर्टी थी। अगर उसमें कोई कागज दिखाने के लिए तैयार है तो ठीक है। और कागज इसलिए क्योंकि 1950 से पहले भी कानून चल रहे थे। ट्रस्ट एक्ट चल रहा था, सिविल प्रोसीजर कोड 1958 से ही चल रहा था। ठीक है, आपका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 से चल रहा था, ट्रस्ट एक्ट 1920 से चल रहा था। तो जो हिंदू दान कर रहे थे, जैन, बौद्ध, अपने मारवाड़ी समाज के लोग, अग्रवाल, वो कुछ भी दान करते थे, रजिस्ट्रेशन कराते थे। तो मुसलमानों ने क्यों नहीं अपना रजिस्ट्रेशन कराया? सिविल प्रोसीजर कोड तो 1858 से चल रहा था, उन्होंने क्यों नहीं किया? हिंदू तो कर रहे थे, वो भी 53 के बाद। 53। अरे 53 के पहले से हिंदू करते आ रहे हैं।
भाई नहीं, मुसलमानों ने तिब्बत के बाद अयोध्या का जो मुकदमा लड़ा गया है धार्मिक भावनाओं के आधार पर नहीं लड़ा गया है, नहीं नहीं, वो तो तथ्यों के आधार बाकायदा पर। कागज दिखा के लड़ा गया। हाँ। हम लोग काशी का मुकदमा लड़ रहे हैं, हम मथुरा का मुकदमा लड़ रहे हैं, हम भद्रकाली भोजशाला अटाला का मुकदमा लड़ रहे हैं, जिन भी हम मठ मंदिरों को लड़ाई लड़ रहे हैं वो हम केवल ऐसे मुंह जबानी नहीं कर रहे हैं, हाँ हमारे पिताजी ने कहा था काशी है, हमारे पिताजी ने कहा मथुरा है, हमारे पिता ने कहा बदला, हम कागज दिखा के लड़ रहे हैं। तो ये कागज क्यों नहीं दिखा रहे? ये ऐसी क्या बात है कि ये विशेष कौम है भैया, इनको तो न कागज दिखाना न कुछ करना। इसलिए ये न खाता न बही जो कहो सही। सारी जमीन की ऑडिट होनी चाहिए, एक एक इंच जमीन की ऑडिट होनी चाहिए, और जो इस तरीके से किए हैं इनसे जमीन वापस लेना चाहिए। और वक्फ ट्रिब्यूनल तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, मेरा मानना है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये पूरी तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाता है। एक और कानून है, शायद इस पर भी आपने पीआई लगाई होगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। इसको लेकर के बड़ा हल्ला है देश में कि ये होगा तो बवाल होगा, हम मानेंगे नहीं मानेंगे। वही मुसलमानों की तरफ से ऐसी आपत्तियां हैं कि नहीं हमको विशेष चाहिए, जैसे 1948 की आप बात कर रहे हैं कि विशेष कानून चाहिए। तो जब संविधान कहता है सब बराबर, तो फिर यूसीसी में क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए पहली बात तो जो लोग कह रहे हैं हमको पुराना वाला कानून चाहिए अंग्रेजों वाला, हाँ, उनके ऊपर ना कायदे से दंड लगना चाहिए। संविधान का आर्टिकल 13 कह चुका है कि आज़ादी के पहले सारे जितने भी नियम कानून भेदभाव पैदा करने वाले हैं ये सब खत्म होंगे। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 वाला चल रहा है, उस समय संविधान नहीं था, संसद नहीं थी, बिना डिस्कशन किए बनाया गया था। 2-4 पादरी को बुलाया, जो पादरियों ने कहा वो बना दिया। पादरी महिला तो होती नहीं है, तो इसलिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट पूरी तरीके से पुरुषों के पक्ष में, महिलाओं को उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 1936 में पारसी मैरिज एक्ट बना। कैसे बना? 2-4 अपने प्रीस्ट को बुलाया, उन्होंने जो कहा वो बना दिया। तो 1936 वाला जो भी, वो भी महिला पुरुष को समान नहीं मानता, माता पिता को एक समान नहीं मानता, पति पत्नी को एक समान नहीं मानता। 1937 वाला शरीयत एक्ट अंग्रेजों ने कोई संसद में चर्चा करके बनाया। 2-4 मौलवी आए और उन्होंने कहा भैया ये व्यवस्था कर दो, उन्होंने उसमें कर दिया। तो चाहे वो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, चाहे वो पारसी मैरिज एक्ट है, चाहे वो शरीयत एक्ट है मुस्लिम्स का, ये सब अंग्रेजों ने बनाया बिना किसी चर्चा के, कुछ चंद लोगों को कहने पे बना दिया था। संविधान उसकी इजाज़त नहीं देता। जहाँ तक बात आई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आए या ना आए, हिंदू जैन बौद्ध सिख पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि 1955 में बना हुआ जो हिंदू एक्ट है, जो हिंदू जैन बौद्ध हिंदू जो चारों पे लागू होता है, वो संसद में चर्चा करके बना है, संविधान लागू होने के बाद बना है। उसमें कोई भेदभाव नहीं है पति और पत्नी के अधिकारों में, माता पिता के अधिकारों में, भाई बहन के अधिकारों में। थोड़ा बहुत जो अंतर भी था उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको भर दिया, अमेंड कर दिया, तो खत्म हो चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे ज़्यादा फायदा तो मुस्लिम्स को है। कैसे? वो तो विरोध कर रहे हैं, सबसे मुसलमान ही विरोध कर रहे हैं उसका। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो मौखिक तलाक बंद हो जाएंगे सारे। 3 तलाक भले खत्म हुआ है, तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया चल रहा है, अभी 4 चल रहे हैं। ठीक है, 4 और चल रहा है। तलाके बिद्दत भी है, बिद्दत तो खत्म हो गया, 3 तलाक, हाँ उसको 3 तलाक कहते हैं। 3 तलाक यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, एक पति एक पत्नी का नियम लागू होगा, तो फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, शादी विवाह के लड़के लड़कियों की उम्र समान हो जाएगी, तो फायदा मुस्लिम्स को है, क्योंकि उनकी शादी की उम्र 9 साल चल रही है, मुस्लिम्स की। अच्छा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन हो जाएगा, उसका फायदा ही मुस्लिम्स को मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, मेंटेनेंस का फार्मूला सबके लिए कॉमन हो जाएगा। अभी उनके यहाँ मेंटेनेंस ही नहीं, उनके 3 महीने का इद्दत मिलता है बस, बाकी तो मिलता ही नहीं। आपके नाम नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ अपना इंग्लिश का न्यूज़ चैनल है, बड़ा प्रोमिनेंट है भारत का, उसमें काम करती है, जर्नलिस्ट है वो लड़की, उसका हस्बैंड वकालत करता है दिल्ली हाई कोर्ट में। उसने 2022 में अप्रैल में एक चिट्ठी लिखी, जहाँ हम तुझे तलाक़े हसन देते हैं। मई में एक चिट्ठी लिखी, जहाँ तुझे तलाक़े हसन देते हैं। और जून में तो उसने वो 30 रुपये रजिस्ट्री वाला भी बचा लिया, ईमेल पे जीमेल कर दिया, हम तुम्हें तलाक़े हसन देते हैं, और तलाक हो गया। और दूसरी शादी कर लिया उसने, कर भी ली। और पैसा कितना दिया? 15,000 रुपये पेटीएम किया, बोला ये तुम्हारा खर्चा 3 महीने का। 5,000 दिल्ली में 5,000 रुपये 1 महीने का खर्चा, ठीक है। उसको एक बच्चा था उस समय 8 महीने का था, बड़ा प्यारा बच्चा, उसको 2,000 रुपये दिया, बोले 3 महीने में 2,000 रुपये में इसको 3 महीने दूध पिला लेना। 17,000 रुपये में बैठे बैठे तलाक़े हसन हो गया। मुकदमा चल ही रहा है, तब तक उसने दूसरी शादी कर लिया। अब कौन कोर्ट आएगी जो उसको तोड़वाएगी और इसको दोबारा जुड़वाएगी? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये भारत में चल रहा है। लेकिन इसमें आपने कहा मुसलमानों का फ़ायदा है, इसमें मुसलमान महिलाओं का फ़ायदा है, मुस्लिम महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का।
तो जो मुस्लिम पुरुष हैं वो तो नहीं चाहेंगे कि फ़ायदा हो, क्योंकि कभी बराबरी का हक दिया ही नहीं गया उसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वो डोमिनेट कर रहे हैं। हाँ। वो नहीं चाहते हैं, मुल्ला मौलवी नहीं चाहते यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसलिए नहीं चाहते कि अगर महिलाओं को अधिकार मिल जाएगा। पहली बात, अगर उनकी शादी की उम्र जो 9 साल से 18 साल हो जाएगी या 21 साल हो जाएगी, तो वो भी 10वीं 12वीं पढ़ेंगी, 10वीं 12वीं पढ़ेंगी तो बाहर जाएंगी, बाहर की दुनिया देखेंगी, समाज के बारे में सीखेंगी। अभी तो उनको एकदम बचपन से उनका सर भी ढक दिया, शरीर भी ढक दिया, और एकदम पूरा घर में उनको ढक दिया है कि उनको पता नहीं आदमी किस लिए जन्म लेता है और क्यों रहता है, जीवन क्या है, उनको नहीं पता। एक लिमिटेड उनको घेर के रखा हुआ है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से उनको एक विचारधारा उनकी आगे फैलेगी, उनको भी कम से कम जीने का ढंग पता चलेगा। ये नहीं चाहते। जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं वो संविधान विरोधी हैं, क्योंकि 23 नवंबर 1948 को पूरी चर्चा के बाद आर्टिकल 44 आया था, कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। बाबा साहब अम्बेडकर कहना था देश आज़ाद हो गया, सारे कानून खत्म करो पुराने वाले, और नया यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो। उनका नेहरू से झगड़ा का मूल कारण यही था। नेहरू कह रहे थे काम करो, बाकी लोगों के लिए बना है तो हिंदुओं के लिए भी हिंदू कोड बना दो। बाबा साहब कह रहे थे हिंदू कोड क्यों बना रहे हो, पुराना वाला क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट और शरीयत एक्ट खत्म करो और आर्टिकल 44 या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो। उस समय लागू करना बड़ा आसान था, कोई विरोध करने वाला नहीं था। उस समय जो यहाँ लोगों को रहने का मौका मिल गया था उनके लिए वही बहुत बड़ी बात कि भैया हमको कम से कम यहाँ रहने को मिल जा रहा है, तो विरोध कर। लेकिन नेहरू जी ने नहीं किया और अब समस्याएं खड़ी हो रही हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बीमारी अगर हो, जितने जल्दी दवाई हो जाए उतने कम दवाई में बीमारी ठीक होती है। आज बुखार हो गया, 2 टैबलेट खा लीजिए, बुखार ठीक हो जाएगा। 1 हफ्ते बाद अगर दवाई खाएंगे तो 2 टैबलेट में नहीं होगा, हो सकता है टाइफाइड हो जाए, हो सकता है निमोनिया हो जाए, और फिर आपको 1 आध महीने दवाई लेना पड़ेगा। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए लेकिन अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। मैंने 4 शादी को चैलेंज किया है, और मैंने हलाला को चैलेंज किया है, हलाला को बलात्कार घोषित किया जाए, मेरी PIL चल रही है। एक और भी कुरीति है मुताह और मिस्यार, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। अरब के शेख आते हैं 15-15 दिन करके चले। हैदराबाद से बहुत शादियां करके हैदराबाद, अरे अभी तो गोरखपुर में पकड़ा गया। अच्छा, हाँ, सोचो अरब से गोरखपुर आ गया था, बस्ती में पकड़ा गया। तो मुताह मिस्यार, मेरा मानना है कि जब भारत में संविधान से चल रहा है तो हिंदू की बेटी हो या मुस्लिम की या पारसी की या ईसाई की, अधिकार तो उसको समान होना चाहिए। मैं इसको मानवता के नज़रिए से देखता हूँ कि जो अधिकार मेरी बहन को है, मेरी बेटी को है, वो अधिकार मेरे बगल में अगर कोई पड़ोसी है उसकी बहन बेटी को क्यों नहीं मिलना चाहिए। धीरे धीरे मुझे लगता है इस पर जागृति बढ़ रही है, तो समाज इसको देखेगा। और जो इनका हवा खड़ा कर रखा है, आखिर उत्तराखंड में UCC आ गया, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं। किसी की नागरिकता गई कि उनकी नमाज बंद हो गई कि उनकी अजान बंद हो गई, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो UCC से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हिंदुओं के लिए तो कोई इसमें एक ढेले भर का फायदा नहीं है। जो फायदा है वो मुस्लिम्स को है, क्रिश्चियंस को है, पारसी को है। एक समस्या बहुत बड़ी देश की है, जनसंख्या वो जबरदस्त बहुत तेजी से बढ़ के 150 करोड़ के आसपास पहुंच गया। इसको लेके भी आप कह रहे हैं कि जनसंख्या कानून आना चाहिए, उसको नियंत्रण करना चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है और क्या क्या हो सकता है? जनसंख्या नियंत्रण कानून को आपको सीधे सीधे नागरिकता से जोड़ना पड़ेगा, और नागरिकता के लिए हमारे पास एक कानून है। बस उसको अमेंड करके इसमें टर्म्स कंडीशन दी हुई है कि नागरिकता का एक सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का बना हुआ, इसको संशोधन करना पड़ेगा। और इसमें डालना पड़ेगा कि जो व्यक्ति 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करे उसकी नागरिकता खत्म होगी। वो भारत में रह तो रहेगा लेकिन उसकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। आप केवल इतना कर दीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं सब फॉलो करेंगे, सब मानेंगे। तो नागरिकता और चीन इसको स्टेब्लिश कर चुका है। चीन ने लगभग 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोका है। ये अलग बात है कि उसने बाद में हम दो हमारे एक कर दिया, उससे फिर वो बूढ़े लोग ज्यादा हो गए। हम दो हमारे एक नहीं होना चाहिए, लेकिन हम दो हमारे दो से क्या रिश्ते भी चलते रहेंगे, नाते भी चलते रहेंगे, बुआ भी पैदा होती रहेगी, चाचा भी पैदा होते रहेंगे। तो ये मुझे लगता है कि इसको करना ज़रूरी है, और नहीं करेंगे तो अभी 42 पहले क्या होता, भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत में गरीबी रेखा के नीचे लोग 10% थे जी। आज की डेट में 150 करोड़ की जनसंख्या है और 82 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। बांट रहे हैं राशन। तो यानी आज की डेट में गरीबी रेखा के नीचे लोग 65% हो चुके हैं। तो गरीबी तो बढ़ रही है। भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण यही है। शुद्ध दूध नहीं मिल रहा, शुद्ध फल नहीं मिल रहा, शुद्ध पनीर नहीं मिल रही, शुद्ध सब्जी नहीं मिल रही है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, अपराध की समस्या, बढ़ते अपराध की समस्या, इसका बड़ा सीधा संबंध है जनसंख्या विस्फोट से। आप किसी भी उसमें चले जाओ, आप
जेल में, और जो वहाँ बंद हैं उन कैदियों के ऊपर सर्वे कर लो, आपको हम दो हमारे दो वाले बहुत कम कैदी मिलेंगे। ज़्यादातर कैदी मिलेंगे जो 5-5, 6-6 भाई बहन है, 8-8 भाई बहन है। और जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। अभी आपके थोड़ी दूर पे हापुड़ में गुड़िया ने 42 साल की गुड़िया हाँ, ने एक खबर छपी थी, 42 साल के गुड़िया ने 17वें बच्चे को 17 जन्म बच्चे दिया। को जन्म दिया। हाँ वो बिल्कुल। अम्मा भी बन रही है, वो दादी भी बन रही नानी है बन और रही नानी भी बन रही है। हाँ, ये कड़वी सच्चाई है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं शिक्षा से ठीक हो जाएगा, तो मैं आपको केरल में सैकड़ों परिवार दिखा सकता हूँ 15 से 20 बच्चे वाले। केरल जहाँ शिक्षित सबसे ज्यादा इस सबसे देश में। ज्यादा शिक्षित। अभी एक नर्स ने दिया है 13वें बच्चे को जन्म दिया है। ठीक है, तो ये नहीं, ये बंद होना चाहिए। पर क्यों हो रहा है, और एक धर्म विशेष ही क्यों इसको ज़्यादा कर रहा है? देखिए, उसको जिस तरीके से मजहब से जोड़ दिया गया है ना जी। मुझे तो उस पर एक बड़ी डिस्कशन की ज़रूरत है। लेकिन कहीं न कहीं इंटेंशन अच्छा नहीं है, कहीं न कहीं मोटिव अच्छा नहीं है। एक दिमाग में है कि हमको भारत की डेमोग्राफी को बदलना है, भारत पे गजवा हिंद करना है। एक बड़ी लार्जर इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी भी है। ये भारत का पूरा एरिया खुरासान कहलाता है। तो भारत का एक टुकड़ा अफगानिस्तान था, नंदार था, वो ऑलरेडी इस्लामिक देश हो गया। भारत का एक टुकड़ा कैकेय था जो पाकिस्तान कहलाता है, वो भी लगभग इस्लामिक हो चुका। भारत का एक टुकड़ा बांग्लादेश बन चुका है। म्यांमार की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदलने में सक्सेसफुल हो गया। ये अलग बात है कि वहाँ वालों ने फिर विरोध किया तो रोहिंग्या वहाँ से भागे उठे। भारत के भी डेमोग्राफी 9 राज्यों की बदल चुकी है। ले दे के जो एक लार्जर एजेंडा है वो यही है कि भारत की डेमोग्राफी बदला जाए, भारत पे गजवा हिंद किया जाए, भारत में शरीयत कानून लागू किया जाए। और लब जिहाद भी उसी के लिए हो रहा है, लैंड जिहाद उसी के लिए हो रहा है, धर्मांतरण जिहाद उसी के लिए चल रहा है, घुसपैठ जिहाद उसी के लिए चल रहा है। इस समय लगभग 1000 बेटियां प्रतिदिन लब जिहाद का शिकार हो रही हैं। 1000 बेटियां डेली पर डे। लगभग 4 लाख लड़कियां लब जिहाद का शिकार हो रही हैं साल में। मेरा कोल्हापुर में कार्यक्रम था, वहाँ एक आर्मी के रिटायर्ड अधिकारी आए, उनकी बेटी लब जिहाद में ट्रैप हो गई थी। अरे, तो पहले बेचारे 1-2 साल भाई परेशान थे। 2 ही बेटी थी, उसमें से एक बेटी चली गई तो परेशान। फिर उनको लगा कि नहीं काम करते, हमारी बेटी गई तो गई, अब तो मिल नहीं रही, अब हम देखते हैं कहीं बाहर की और बेटियां तो नहीं जा रही। उन्होंने रिसर्च किया तो पता चला 3 साल में 1 लाख लड़कियां तो महाराष्ट्र से गायब हो गई। और वो PIL चल रही है मुंबई हाई कोर्ट में। मुंबई हाई कोर्ट ने बाकायदा उसको नोटिस जारी किया, सरकार को नोटिस जारी किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को जारी किया है। ये चल रहा है। मैं दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम और बंगाल से लगातार ट्राइबल बच्चे, लड़के लड़कियां गायब हो रहे थे, लगातार गायब हो जाते थे। बेचारे गरीब, पुलिस भी ज़्यादा कुछ नहीं सुनती। भाई मजदूर हैं, काम करते हैं, उसे मान लो घर लेबर का काम करते हैं, तो जो घर बनाते हैं वहीं बगल में झुग्गी बना के सो जाते हैं और रात में गायब हो जाते थे बच्चे। अच्छा, 70,000 बच्चे गायब हुए। और पता चला ये सारे के सारे 70,000 बच्चे केरल के यतीम खानों पहुंच गए और उनका नाम भी बदला जा चुका है। इस घटना पे दुर्भाग्यवश कभी मीडिया ने चर्चा ही नहीं किया। 70,000 बच्चे। उसके बाद जस्टिस ये राम मंदिर के बेंच में भी थे जो 5वें जज प्रयाग वाले, उनका नाम क्या है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा। उस समय वो केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। एक एडवोकेट है राजेंद्र मेनन करके, उन्होंने वहाँ PIL फाइल किया कि साहब 70,000 बच्चे जो आए यहाँ लाए गए हैं, ये कन्वर्ट करने के लिए लाए हैं। तो CBI जांच का ऑर्डर किया। CBI जांच का ऑर्डर CBI जांच न हो इसके लिए केरल की सरकार, मतलब वहाँ के मुल्ला मौलवी तो बाद में सुप्रीम कोर्ट आए, केरल सरकार पहले आ गई सुप्रीम कोर्ट में। और मैटर आज भी चल रहा है। CBI जांच का क्या आउटकम निकला मुझे नहीं पता। 70,000 बच्चे। तो कहने का मतलब कन्वर्जन के लिए किडनैपिंग भी होती है भारत में। डेमोग्राफी बदलने के लिए जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, डेमोग्राफी बदलने के लिए लब जिहाद हो रहा है, डेमोग्राफी बदलने के लिए लैंड जिहाद हो रहा है, डेमोग्राफी बदलने के लिए घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, डेमोग्राफी बदलने के लिए आपका धर्मांतरण किया जा रहा है। और अब डेमोग्राफी बदलने के लिए एक नया और पैटर्न, इस पर कभी चर्चा नहीं हो रही है। क्या? किडनैपिंग। वो चल रही किडनैपिंग। हाँ, किडनैपिंग तो बता ही दिया। ड्रग्स जिहाद चल रहा है। अरे वाह। अच्छा। दिल्ली NCR में या खासतौर पे शहरों में जब भी रेव पार्टी होती है और जब रेव पार्टी के बाद लड़के लड़कियां पकड़े जाते हैं, तो मैं अपने पर्सनल सोर्सेज के जरिए कोशिश करता हूं कि कितने बच्चे पकड़े गए। जितने भी लड़के लड़की होते हैं 100% हिंदू होते हैं। अच्छा।
और इस ड्रग में नपुंसकता और बाजपन की दवाइयां मिलाई जा रही हैं। ये तो बड़ी शॉकिंग है। यस, आपको एक नया आजकल ट्रेंड दिखने में आ रहा होगा कि वो हिंदू को लड़का कह रहा है जी हम शादी नहीं करेंगे। हाँ आ रहा है ना। हाँ लड़की कह रही हम शादी नहीं करेंगे। हाँ। एक्चुअली वो 2-3 साल तक ना उसने ड्रग एडिक्ट हो ले लिया है और उसको समझ में आ गया है कि वो शादी के लायक बचा ही नहीं है। ओ ये जो चल रहा है, क्योंकि वो लड़का शादी के लायक नहीं बच रहा है, लड़की शादी के लायक नहीं बच रही है, उसको पता है वो नपुंसक हो चुका है, लड़की को पता है कि वो बाज हो चुकी है। ये कड़वी सच्चाई आपको बता रहा हूं, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। और मैंने कहा फिर वही समाधान, सिंगापुर का कानून लाओ। मैं कहता हूं 1 साल के अंदर भारत में ड्रग का नामो निशान कोई रहे तो वहां तो देखते ही गोली मारने का आदेश था, अब जाकर उन्होंने बदल के फांसी का कानून किया। नहीं तो पहले तो देखते गोली मारना, ड्रग पकड़ी तो गोली मारो। अब क्या किया है? फांसी। और मैंने आपको बताया कि एक बार हमारे यहाँ क्या है, वहां 900 ग्राम गांजा मिला था, कॉलेज के पास फांसी दे दिया है। 9-9 कुंटल गांजा मिलता है, 9-9 किलो चरस अफीम कोकीन मिलती है, कहाँ किसी को फांसी हुई? सड़ा हुआ कानून चल रहा है, एनडीपीएस एक्ट सड़ा हुआ चल रहा है। ये देखो मेरे हाथ में, ये 1985 कानून चल रहा है। तो ये भी भ्रष्टाचार का इतना सड़ा हुआ कानून है कि आज तक किसी नशा तस्कर की न 100% संपत्ति जब्त हुई, न किसी नशा तस्कर की वो फांसी हुई, न किसी नशा तस्कर की नागरिकता गई। हम भगवान, देखो हमारे यहाँ सारी समस्या का जड़ क्या है? जड़ ये है कि हम भगवान राम की पूजा तो करते हैं, लेकिन हमने राम नीति लागू नहीं किया। राम नीति है भय बिन होए न प्रीत। हम कृष्ण की पूजा तो करते हैं, लेकिन हमने कृष्ण नीति लागू नहीं किया। कृष्ण नीति है सठे साठ्यम समाचार। पूरी दुनिया में जिन देशों ने राम नीति और कृष्ण नीति को लागू किया है, वहाँ शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, ईमानदारी है, मेहनत है। वहाँ हरामखोर नहीं है, वहाँ कामचोर नहीं है, वहाँ जासूसी नहीं होती, वहाँ गद्दारी नहीं होती, वहाँ ट्रेन पलटाने की कोशिश नहीं होती, वहाँ पत्थरबाजी नहीं होती, वहाँ पे आए दिन तोड़फोड़ नहीं होती, वहाँ धरना प्रदर्शन नहीं होते, वहाँ कुछ नहीं होते। और यहाँ सारी समस्या, भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। और मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ, भारत की 80% समस्याएं मात्र 5 साल में खत्म हो सकती हैं। केवल शिक्षा मंत्रालय, कानून मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय, ये 3 मंत्रालय काम करें तो 5 साल के अंदर भारत की 80% समस्या 80% खत्म हो जाए। ये कि मदरसा एक्ट, क्या मदरसे की अनुमति तो है नहीं संविधान में? देखिए कई बार क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की गलतियों से बहुत देश का नुकसान होता है। भारत के संविधान में मदरसा कहीं शब्द ही नहीं है। अच्छा। भारत का संविधान तो रिलीजियस एजुकेशन को, मजहबी तालीम को, मजहब के आधार पर पैसे का विरोध, खर्च करने का विरोध करता है। आर्टिकल 27 कहता है कि मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए नहीं खर्च कर सकते। याद रखिएगा, रिलीजन अलग होता, धर्म अलग होता। बिल्कुल। इस पे मेरी एक अलग पीआई चल रही है कि रिलीजन और धर्म पे अलग अलग चल रही है। मतलब मोटा मोटा आपको बता दूं कि रिलीजन तोड़ता है और धर्म जोड़ता है। पूरी दुनिया में जो झगड़ा है धर्म का नहीं है, रिलीजन का। धर्म युद्ध एक बार हुआ, वही 5,500 साल पहले कुरुक्षेत्र में। उसके बाद जो झगड़ा चल रहा है सब मजहबी झगड़ा चल रहा है, मजहबी वार चल रहा है। आर्टिकल 27 ये कहता है कि मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए नहीं खर्च करना। आर्टिकल 28 कहता है कि किसी भी स्कूल में, चाहे वो सरकार के द्वारा फंडेड है या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसमें कोई मजहबी टीचिंग नहीं करना। अच्छा। आर्टिकल 30 कहता है कि सब लोगों को, चाहे वो मेजॉरिटी हो चाहे माइनॉरिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। लेकिन जो शब्द दिया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उसको हमारे संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों, मंत्रियों और जजों ने रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन समझ लिया। मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होता, मदरसा रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होता है। और संविधान में इसीलिए जब किसी एक आर्टिकल में कुछ कंफ्यूजन होता है तो उसके आगे पीछे वाले आर्टिकल भी पढ़े जाते हैं। अच्छा। उसके फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन होती है, उसकी पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन होती है, उसकी हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन होती है। एक तो हो गया लिटरल इंटरप्रिटेशन, जो लिखा है उसको पढ़ लिया। लेकिन फिर संविधान निर्माताओं ने कहा कि जो लिखा है उसको पढ़ने के बाद न समझ में आ जाए तो फिर इसमें 2-3 और भी करके उसका पर्पोजिव, हार्मोनियस, कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन करना होता है। भारत का संविधान मजहबी तालीम को बिल्कुल रोकता है। इसलिए जो मदरसा बोर्ड बना है वो पूरी तरीके से इल्लीगल है। जो मदरसों की डिग्रियां ले लेके लोग सरकारी नौकरी में आ रहे हैं वो पूरी तरीके से इल्लीगल है। भारत
कि चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, किसी भी मदरसा बोर्ड को मान्यता दे ही नहीं सकती, मदरसों के लिए कोई कानून बना ही नहीं सकती। मजहबी तालीम आप घर में लीजिए, अपने को ट्यूशन करा लीजिए, कोचिंग करा लीजिए, प्राइवेट कुछ भी करना है कर लीजिए, लेकिन कुरान और बाइबल, और वो भी तब, वो भी लिखा हुआ है माइनॉरिटी स्कूल खोल सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, लेकिन माइनॉरिटी कौन है वो तो डिफाइन ही नहीं हुआ। हाँ, वो आज संविधान तक ये नहीं डिसाइड हुआ कि 1 लाख वाला जो भारत में 1 लाख है वो माइनॉरिटी कहलाएगा, कि 5 लाख वाला माइनॉरिटी कहलाएगा, कि 10 लाख, भाई कोई सीमा तो होनी चाहिए ना। हाँ, कुछ तो होना चाहिए ना। कोई भाई परिभाषा तो ये होनी कर लो चाहिए। कि भाई ठीक है, भारत में जो 1 करोड़ है वो माइनॉरिटी कहलाएगा, वैसे 1 करोड़ वाले को माइनॉरिटी नहीं कह सकते, हाँ, 1 करोड़ वाले को भी नहीं कह लेकिन सकते। एक फाइन लाइन जिक्र हो जाए। कोई एलिजिबिलिटी तो होनी चाहिए उसकी। माइनॉरिटी का कम से कम कुछ तो होना चाहिए ना, भैया definition कोई तो 1 हो। लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, या 20 लाख, आबादी का 1%, और 5%। वो भी माइनॉरिटी का भारत में तो जरूरत ही नहीं है। माइनॉरिटी की जरूरत उन 57 देशों में है जो धर्म पर चलते हैं, जो मजहब के, धर्म का मजहब- नहीं, मजहब पर चलते हैं, पे religion चलते पर हैं, चलते हैं। religion पे चलते हैं। हाँ, माइनॉरिटी की जरूरत उन क्रिश्चियन कंट्रीज में है जो बाकायदा क्रिश्चियन बाइबल उनके लिए मेन है। भारत में तो जरूरत ही नहीं है, यहाँ कोई तो जरूरत ही नहीं है। धर्मनिरपेक्ष। यहाँ तो अगर आप हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दो तो भी सबके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सनातन हिंदू तो सिखाता का वसुधैव कुटुंबकम, नारी तू नारायणी, यत नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वासाधिके, सबका साथ सबका विकास, सबकी जय हो। हम तो कभी कहते नहीं है कि हिंदुओं की जय हो, गैर हिंदुओं का नाश हो, हिंदुओं में सद्भावना हो, हिंदुओं का कल्याण हो। हम तो कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो ऐसे में ये पूरी तरीके से बंद होना चाहिए, क्योंकि जहां जहां मदरसा है वहां अशांति है। मदरसे खुले, देश था गंधार, 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू प्रधानमंत्री थे अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के मदरसों ने ऐसी जंग छेड़ी कि छोड़ के वहां से भाग गए, नामो निशान खत्म हो गया नंदराम टिक्कू का, और वो इस्लामिक देश बन गया। पूरे ये पाक नापाक के आधार पर जो देश का विभाजन हुआ, सबसे बड़ा योगदान उसमें मदरसों का था। अच्छा, पाकिस्तान में जो अराजकता फैली है, हिंदू खत्म होते जा रहे हैं, मूल कारण वहाँ मदरसे हैं। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने बोल दिया पाकिस्तान के सभी नागरिक एक समान है और पाकिस्तान के रहने वाले सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। मदरसे के मौलवी सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस गए, सुप्रीम कोर्ट के जज कोर्ट से उठ के भागे, सेना बुलाई गई, तब जाके उनकी जान बची है। अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक फैसला दे दिया था, सारे घुस गए, इस्तीफा दे के भागना पड़ा। भारत में शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, लोकतंत्र है, उसका एक ही कारण है, हिंदू बहुसंख्यक है। लेकिन मदरसे अगर चलते रहेंगे तो हिंदू धीरे 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 खत्म हो जाएंगे। मदरसों की जो तालीम है, जो पाक नापाक, हराम हलाल वाली, ईमान और काफिर वाली, वो तालीम संविधान के खिलाफ है, देश की एकता अखंडता के खिलाफ है। इसलिए सरकार की ड्यूटी है इसको बंद करे। अब आप जरा सोचिए, 500 साल के शासन में मुगलों ने 1000 मदरसे खोले, और ये संविधान लागू होने के बाद जहां संविधान में एक शब्द मदरसा नहीं आया, 3 लाख मदरसे खुल गए। 200 साल के अंग्रेजों के शासन में 1000 मिशनरी स्कूल खुले। यहाँ माइनॉरिटी कौन है कहीं कुछ लिखा ही नहीं है, और माइनॉरिटी के नाम पे 3 लाख मिशनरी स्कूल खुल गए। क्यों? उसके लिए चारों स्तंभ जिम्मेदार है। न्यायपालिका ने कभी सोचा नहीं, गलत फैसले देती रही, कार्यपालिका ने ध्यान नहीं दिया, विधायिका ने ध्यान नहीं दिया, और खबर पालिका अपने तू में वो शाम की अपनी उसकी अलग ही कहानी। उसकी अब जब से टीआरपी वाला सिस्टम आ गया तो अलग कहानी हो चुकी है। तो ये विषय कभी आते नहीं जनता में। मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा, कम से कम आपने इतना सवाल पूछी, इस विषय पर चर्चा किया। आप लोगों से भी आग्रह कर रहा हूँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। लोगों को पता होना चाहिए कि भारत में क्या क्या काले काम हो रहे हैं, क्या क्या कुकर्म हो रहा है। संविधान की शपथ लेने वाले किस तरीके से देश को बर्बाद कर रहे हैं, संविधान की शपथ लेने वालों ने किस तरीके से भारत संविधान विरोधी कानून बनाया है संसद में। इस पर तभी लोगों को पता चलेगा जब मैक्सिमम आप वीडियो शेयर करेंगे, मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता होगा। मेरा एक आखिरी सवाल है बस, टैक्स को भी आप सनातन विरोधी बताते हैं। मतलब मैं ये सवाल ही पूछने में बड़ा हैरान हूँ, क्या वर्तमान टैक्स सिस्टम पूरी तरीके से भारत विरोधी है, सनातन विरोधी है, और इस घटिया टैक्स सिस्टम के चक्कर में धीरे धीरे हिंदुओं का व्यापार उनके हाथ से निकलता जा रहा है। फूलों का कारोबार निकल गया, सब्जी का कारोबार निकल गया, फल का कारोबार हाथ से निकल गया, जो और मैकेनिक वाला कारोबार है वो निकलता जा रहा है, टूर एंड ट्रेवल का काम निकलता जा रहा है, सब हाथ से निकलते जा रहे हैं। इसको मैं और एक्सप्लेन करने के बजाय काफ़ी लंबा हो चुका, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। अमर और अकबर 2 दोस्त हैं, चलो ये अमर और अकबर, ठीक है। दोनों ने तय करते हैं कि भाई ठीक है हम टूर ट्रेवल का काम करेंगे।
हम 10-10 गाड़ी, मतलब सारी एक सिचुएशन रहेगी। बराबर। अमर भी 10 गाड़ी खरीदेगा, अकबर भी 10 गाड़ी खरीदेगा। हम्म। अब गाड़ी खरीदने से ही समस्या शुरू हो गई। समस्या कैसे शुरू हुई? अमर के 2 ही बच्चे हैं, गाड़ी खरीदना है 10, तो अमर 10 गाड़ी तो बच्चों के नाम पे नहीं ले सकता, तो अमर को एक कंपनी बनाने की, अमर टूर एंड ट्रेवल। अकबर के 10 बच्चे हैं, तो उसको जरूरत ही नहीं कंपनी बनाने की, उसने एक एक बेटे के नाम पे गाड़ी खरीद लिया। अमर के 2 ही बच्चे हैं, तो उसको 8 ड्राइवर भी हायर करना पड़ेगा। अकबर को 8 ड्राइवर हायर नहीं करना। अमर ने जैसे टूर एंड ट्रेवल कंपनी बनाई और टूर एंड ट्रेवल कंपनी के नाम पे गाड़ी खरीदी, तो उसको सफेद पट्टी वाली गाड़ी नहीं खरीद सकता, अब उसको पीली पट्टी वाली गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। तो पीली पट्टी वाली गाड़ी खरीदेगा, कमर्शियल। तो जो अकबर को गाड़ी 10 लाख की पड़ी, वो अमर को गाड़ी 11 लाख की पड़ेगी इनिशियल। यानी जो 10 गाड़ी अमर ने 1 करोड़ में, अकबर ने 1 करोड़ में खरीद लिया, अमर को वही 10 गाड़ी खरीदने में 1 करोड़ 10 लाख रुपए लग गया। ठीक है। राइट। ईयरली इंश्योरेंस अमर का ज्यादा, क्योंकि पीली पट्टी वाली। ईयरली उसका आरटीओ वाला जो सिस्टम है वो भी ज्यादा। इसके अलावा जो सब उसका इंश्योरेंस ज्यादा। और क्या दिक्कत आ रही है? अब अमर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अकबर को कराना ही नहीं है। अकबर ने कंपनी बनाई, प्राइवेट गाड़ी चल रही, टैक्सी के नाम, टैक्सी चल रही, बढ़िया टैक्सी के नाम पे। अमर को इनकम टैक्स में भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अमर को पैन कार्ड भी खोलना पड़ेगा। अब अमर को क्या करना, जब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो गया, इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन हो गया, तो एक इनकम टैक्स के लिए किसी सीए को हायर करना पड़ेगा, जीएसटी के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को हायर करना पड़ेगा। अमर को चूंकि कंपनी बना चुका है तो एक ऑफिस भी लेना पड़ेगा, अब घर से नहीं चला सकता। अकबर का टूर एंड ट्रेवल घर से ही चल रहा है, फोन पे चलता जा रहा है, उसको जरूरत ही नहीं कुछ ऑफिस दिखाने की। तो नतीजा ये हुआ कि अमर 12 रुपए किलोमीटर से कम में गाड़ी चला ही नहीं सकता, और अकबर 10 रुपए में गाड़ी चलाएगा। जिसको गाड़ी चाहिए तो सस्ती गाड़ी चाहिए, गाड़ियां सेम है, अमर से लूं या अकबर से लूं, तो क्या होगा, सारे लोग अकबर की गाड़ी लेते रहेंगे, अमर की दुकान बैठ जाएगी, किराया देना मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ दिन में आधे दाम में अमर अपनी जो 10 गाड़ियां थी वो अकबर को बेच के भाग निकल जाएगा। तो धीरे धीरे अमर की दुकान बंद हो गई, कहीं और जाके कुछ और काम करेगा। ये इनकम टैक्स का दुष्परिणाम है, ये इस जीएसटी सिस्टम का दुष्परिणाम है। अच्छा, अब सीए हायर किया, ये हायर किया, तो बीच में इनकम टैक्स वाले छापा छुपा भी मारेंगे, थोड़ा उनको होली दिवाली भी उनको व्यवहार करना पड़ेगा। जीएसटी इंस्पेक्टर आएगा, वो भी कुछ लेके जाएगा। तो अमर के पास या तो आत्महत्या कर ले, और या तो अपनी गाड़ी वाड़ी आधे दाम पे बेच के जाए, और जो पैसा जैसे भी था डूबा डूबा ऐसा करके निकल जाए। ये सिस्टम का, इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया। कमाई पे कोई खर्च नहीं होना चाहिए। अच्छा, इनकम टैक्स खत्म करिए, जीएसटी खत्म करिए, टोल टैक्स खत्म करिए, सारे टैक्स खत्म करिए, एक्सपेंडिचर टैक्स लगाइए। उससे क्या होगा, अमर जितना महंगा सामान खरीदेगा तो अमर भी उस पर 1% 2% देता रहेगा, अकबर भी देता रहेगा। भाई कमाई पे कोई टैक्स होना ही नहीं चाहिए, खर्चे पे होना चाहिए। और खर्चे पे आज की डेट में ऑनलाइन दिया जा सकता है, जो आदमी जितना खर्च करेगा उसमें 1% 2% एक्स्ट्रा देता जाएगा, जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये पूरी तरीके से सनातन विरोधी है। ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने जो जानकारियां दी वो वाकई में बहुत हैरान करने वाली हैं। बहुत लोगों को नहीं पता कि क्या चल रहा है टैक्स को लेकर के या कानूनों को लेकर के। समय कम था, हम लोगों ने बात की, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप दोबारा फिर हमें समय दें और हम फिर और किन्हीं कानूनों पर, विषयों पर बात करेंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत।